अब ये एक नया फ्रंट और खुल गया और जिस तरह से वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं वो भी अपने आप को बांग्लादेश से वापस ईस्ट पाकिस्तान बनाने की ओर अग्रसर लगता है। वो इस कारण है कि वहाँ प्लेयर्स बहुत, वहाँ पे चाइनीज प्लेयर हैं, अमेरिकन, जॉर्ज सोरस, उसका बेटा अलेक्जेंडर सोरस, चर्च, नारकोटिक माफिया, कुकी, क्रिश्चियन लैंड बनाने की बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल और अराकान आर्मी और सेंट मार्टिन, वीजा भी पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अगर हमारा बॉर्डर है तो वो बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4100 किलोमीटर। 5 स्टेट इम्पैक्ट करते हैं उसमें। लालू धोमा जो है अमेरिका गए, मेरीलैंड में वहाँ ये गए, तमाम चर्च के जो संगठन है, बैप्टिस्ट चर्च यहाँ पर बहुत एक्टिव है इस एरिया में, और वहाँ उन्होंने ये कुकी जो लैंड की बात की और उन्होंने तमाम वो कहा कि भाई देखो ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं तो नेशनहुड को रोक नहीं सकती, हमारे लोग म्यांमार में भी हैं, हमारे लोग बांग्लादेश में भी हैं, तो शॉर्ट ऑफ दैट सेपरेटिज्म ही सेड एवरीथिंग। चीन स्टेट जरूर जो वो मिजोरम और अराकान के बीच में जो पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, चिंस जो है यहाँ पर भी किसी जमाने में काफी मात्रा में चरकपुरी में रहते थे, जॉर्ज फर्नांडिस के घर में भी रहते थे। किसी को भी कोई आइडिया है क्या कि उस एमओयू में क्या है? ये फैमिली के साथ एमओयू किया है इन्होंने, और इन्होंने हाफिज सईद के साथ भी एमओयू साइन किया हुआ है। आप देखो इनका कि जब ये डीप स्टेट से कंट्रोल हो रहे थे, ये एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा अप्रोच, एक जैसा ड्रेस, जेलेंस्की और राहुल गांधी को आप देखना, वैसे ही टी शर्ट, वही बॉडी लैंग्वेज। जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश पे क्रैक डाउन किया, वही जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश जो कि 400 जगह पर एक बार साइमल्टेनियसली ब्लास्ट किया था, और ये अलकायदा से एफिलिएटेड। नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का जो आप देख रहे हैं, तो आपको शेख हसीना की ये पूरी बात आपको माननी होगी। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, एक बार आप सभी का फिर से दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट पर स्वागत है। और आज हमारे साथ है कर्नल RSN सिंह, एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस, एक्स रॉ और जियो पॉलिटिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मैं स्वागत कर रहा हूँ कर्नल RSN सिंह का जयपुर डायलॉग्स के इस पॉडकास्ट पर। नमस्कार सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी भारत के पूर्वी फ्रंट की, क्योंकि एक समय हम बात किया करते थे 2.5 फ्रंट, अब ये एक नया फ्रंट और खुल गया। तो ये जो नया फ्रंट जो खुला है और जिस तरह से वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, तो अब आप उसको देखकर क्या सोचते हैं? क्योंकि वो भी एक तरह से अपने आप को बांग्लादेश से वापस ईस्ट पाकिस्तान बनाने की ओर अग्रसर लगता है। लेकिन ये जो है वो जिन लोगों ने ये सत्ता छीनी है, ये केवल उन्हीं तक सीमित है या कि पूरे देश का ही मिजाज उसी तरह का है? देखिए, जब आप उस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजिक तौर पे या स्ट्रैटेजिक नज़रिए से वो उस पूरे एरिया का जो प्रोफाइल जो है, वो बिल्कुल बदला-बदला सा नज़र आ रहा है। और जब मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सारा इससे जुड़ा हुआ है। और स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल, और म्यांमार का जो जी, जी, वेस्टर्न हिस्सा है वो? म्यांमार का वेस्टर्न हिस्सा। तो जब मैं स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल की में ये शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, दिस टेक्टोनिक शिफ्ट इन दैट एरिया, वो इस कारण है कि वहाँ प्लेयर्स बहुत हैं। अभी वहाँ पे चाइनीज
एक फैक्टर है, प्लेयर है। अमेरिकन्स, जॉर्ज सोरस, उसका बेटा एलेक्जेंडर सोरस, चर्च, नारकोटिक माफिया, आपके जो ये जो कुकी के जो ये जो क्रिश्चियन लैंड बनाने की बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल, और अराकान आर्मी, अराकान आर्मी तो है ही वो, और सेंट मार्टिन आइलैंड का। मार्टिन आइलैंड। तो आपने देखा होगा कि बड़ी चर्चा हो रही थी सेंट मार्टिन के लिए कि यूनेस्को इसलिए लाया गया, सेंट मार्टिन के लिए लाया गया। लेकिन ऐसी बातें आम आदमी करे, कोई लिखे, तो शायद लोग उसको इतना उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब शेख हसीना ऐसी बात कर रही, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। 2 डिकेड उसने 20 साल करीब शी हैज बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बांग्लादेश के, और वो भी एक ऐसा देश जियोपॉलिटिकली जहां अमेरिकन्स का भी नज़र था, बाय वर्च्यू ऑफ बे ऑफ बंगाल, और दूसरे कारणों से चाइनीज का भी था, और हमारा तो है ही वहाँ पे। तो हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई मानों में अगर आप समझें तो पाकिस्तान वीजा भी पाकिस्तान, वो जो इलाका है बांग्लादेश का, वो हमारे लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारा बॉर्डर है तो वो बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4100 किलोमीटर। 5 स्टेट इंपैक्ट करते हैं उसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉर्डर 2200 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ, उसके बाद असम के साथ, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ। सो इट इम्पैक्ट्स 5 स्टेट्स। तो आप समझिए कि अगर वहां सिचुएशन वोलेटाइल है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही इन 5 स्टेट्स पे। दूसरा, ये जो क्रिश्चियन लैंड बनाने की जो बात चल रही है, ये आप देखिए, इसके एविडेंस आपके सामने है। लालू धोमा जो है अमेरिका गए, मेरीलैंड में वहाँ ये गए, तमाम चर्च के जो संगठन है, बैप्टिस्ट चर्च यहाँ पर बहुत एक्टिव है इस एरिया में, और वहाँ उन्होंने ये कुकी जो लैंड की बात की इन्होंने, और उन्होंने तमाम वो कहा कि भाई देखो, ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज तो नेशनहुड को रोक नहीं सकती, हम तो एक नेशन हैं, हमारे लोग म्यांमार में भी हैं, हमारे लोग बांग्लादेश में भी है, ठीक है। ये तो उन्होंने एक तरह से क्योंकि वो पुलिस में रह चुके हैं तो उनको मालूम है कि वो लीगल हेड स्पेस बचा के चलना है। तो शॉर्ट ऑफ दैट सेपरेटिज्म, ही सेड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं। तो जो मणिपुर में आपने देखा, जो मणिपुर में आपने देखा, जो कुछ भी हुआ, अभी अभी तो 2 फाड़ हो गए ना वहां पर। एक तरह से जब से सेंट्रल फोर्सेस ये हुआ है, तो उन्होंने एक कुकी का वो एक अलग वो एरिया रीजन, और माइतेइस का अलग, और बीच में इन्होंने एक बफर जोन बना रखा है विद सेंट्रल फोर्सेस। तो अगर दोनों में अगर आप सोचे कि इनके बीच में ये फाड़ कभी इसको ब्रिज किया जा सके की संभावना है, तो अभी बिल्कुल नहीं। और ये फिजर को चौड़ा जानकर किया गया, वरना लालू धोमा ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। दूसरा क्या है कि जब ये क्रिश्चियन लैंड की बात कर रहे हैं,
तो पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये मणिपुर, कुकीलैंड, मिजोरम लेकिन नागा तो इनके साथ नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन जो इनका जो नक्शा जो है उसमें ये भी है इनका क्रिश्चियन लैंड का। तो उसमें क्या है कि अब ये कहीं से इनको बाहर से भी प्रोत्साहन है। अभी मैं देख रहा था कि और ये इसका एक्सटेंशन राइट अप टिल बे ऑफ बंगाल, क्योंकि इसमें चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के भी कुछ रीजन ये क्लेम कर रहे हैं। और चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स का वैसे तो छोटा है वो उसमें, बहुत माइनर सी पॉपुलेशन है। और चिन स्टेट ज़रूर, जो वो मिज़ोरम और अराकान के बीच में जो पड़ती है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये चिन्स जो है यहाँ पर भी किसी जमाने में ये बहुत काफी मात्रा में ये थे, यहाँ पे जनकपुरी में रहते थे चिन्स जो है, जॉर्ज फर्नांडिस के घर में भी रहते थे। अच्छा। हाँ, ओपनली। तो ये कोई नई बात नहीं है इसका, लेकिन ये जो एक स्वरूप दिया गया है ना, तो आप जो देख रहे हैं कि ये गोल्डन ट्रायंगल से इसका ये शिफ्ट होना, जो इस रीजन में ये पूरा जो नारकोटिक्स का धंधा जो है, ये वो एक अपने आप में चीज़ है। ये चर्च का इतना एक्टिव होना, ठीक है? और संजय साहब, ऐसा है कि मैं हमेशा ये मानता था कि अगर इस सरकार की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो वो था नॉर्थ ईस्ट। सबसे बड़ी उपलब्धि। आप देख लो, सभी जगह से गुड न्यूज़ है। अरुणाचल देयर इज़ गुड न्यूज़, त्रिपुरा देयर इज़ गुड न्यूज़, ठीक है? मेघालय भी शांत है, सभी जगह ये है। लेकिन शायद किसी ने की नज़र लग गई और यहाँ पे ये आग लगवाई गई है। और ये आग लगवाने में ये जो आपका विदेशी महिला का जो बेटा जो है और विदेशी महिला, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये पूरा ये तो ये जो वियतनाम ट्रिप है, क्या उसी सिलसिले में है क्या? सर, उसने एमओयू साइन कर रखा है चाइना से। तो एमओयू क्या वो कागज़ दिखाने के लिए थोड़ी है, वो उस एमओयू के मुताबिक उसको कांस्टेंट इंटरैक्शन करना है, अगला प्लान करना है कि अब क्या करें, चला गया वो डीप स्टेट तो अमेरिका का फोल्ड अप हो गया अभी, अब बताओ तुम क्या करोगे हमारे लिए? कैसे करेंगे? तो फिर बताएँगे कि अब ये ईवीएम का और उछालो यार, ऐसी-ऐसी कुछ बातें करो, अब ये कहाँ कुर्ता फाड़ना है, कहाँ अभी वो करना है, वो सब अब ये होगा, वो द होल प्रोग्राम इज़ चार्टेड आउट। हो तो सर, सकता है फिर क्या अपने को किसी को भी कोई आइडिया है क्या कि उस एमओयू में क्या है? नहीं, एमओयू में एक्चुअली ये फैमिली टू ये नॉट इवन कांग्रेस पार्टी के नाम पे हुआ है। इट इज़ ये फैमिली के साथ एमओयू किया है इन्होंने। और इंडिविजुअल्स के साथ तो कोई ये नहीं है। इन्होंने हाफिज़ सईद के साथ भी एमओयू साइन किया हुआ है। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हाफिज़ सईद के साथ भी एमओयू साइन किया? नहीं, ये जो आपका चाइनीज़ ने चाइनीज़ ने साइन किया? चाइनीज़ ने साइन किया हुआ है। तो उस नाते तो दे आर फर्स्ट कज़िन्स। ठीक है ना भाई? जब आप एक ही उससे कंट्रोल हो रहे हैं, हाँ। नियंत्रित हो रहे हैं, तो फिर आप उसी उसमें हैं। तो ये जो वैसे चाइनीज़ ने कई लोगों के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। पार्टी टू मिनी ऑर्गेनाइज़ेशंस, तो ठीक है ना? किसी का तो अपने पास होगा ना एक कोई ये डिटेल। मुझे चेक करना होगा, ये किसी का खुल के तो नहीं आया है। बट ये मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद और अध्ययन इस पे करना होगा मुझे। लेकिन ये एमओयू के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे क्यों नहीं उनको कंपेल किया जा रहा है कि अब दिखाओ इनको एमओयू। आप एक सॉवरेन स्टेट के साथ एक पार्टी कैसे साइन कर सकती है? और अब तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हो। आप कहते हो कि पीएलए पार्टी, तो सबको मालूम है यार कि पीएलए इज द स्टेट देयर। कोई मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो है नहीं वहां पे, तो आप तो स्टेट के साथ कर रहे हो ना। और पीएलए इज़ नॉट
अंडर द चाइनीज स्टेट, इट इज अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वही मैं कह रहा हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ, वो तो टेक्निकलिटीज में आप जा रहे हैं। तो ये है, तो ये इसीलिए बाद में वहाँ पे जाके ही टेक्स, मेरी अपनी असेसमेंट है कि वहाँ ये इंस्ट्रक्शंस लेता है आगे क्या करना है। हो सकता है ये वक्फ वाले पे कुछ करे, कोई और बहाना ढूंढ रहा हो, ठीक है ना। फार्मर एजिटेशन अभी थोड़ा, ये डीप स्टेट के जाने के बाद वो भी बैकफुट पे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, तो शायद इसीलिए वो लंबा समय बिताएगा वहाँ पे। वो अच्छा, इसको क्या है कि आप देखो इनका, कि जब ये डीप स्टेट से कंट्रोल हो रहे थे, तो ये एक जैसा बिहेवियर, ठीक है, एक जैसा अप्रोच, एक जैसा ड्रेस, ठीक। जेलेंस्की और राहुल गांधी को आप देखना, वैसे ही टी शर्ट, वही बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के आ जाना, जैसे वो टी शर्ट पहन के चला गया था। जेलेंस्की जैसा। हाँ, दोनों का ये सब, इनको ये बताया जाता है कि भैया इसका आपको ऐसे करना है, ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अब इसको इसको लिवरेज करो, उसको लिवरेज। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये जो आप नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का जो आप देख रहे हैं, तो आपको शेख हसीना की ये पूरी बात आपको माननी होगी। तो इसलिए क्या है कि इस स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल में बांग्लादेश में कौन सी डिस्पेंसेशन होती है, वो बहुत जरूरी है बाहर के ताकतों के लिए, और इसी के तहत यूनिस को लाया गया। शेख हसीना ऐतिहासिक कारणों के कारण, राजनीतिक कारणों के कारण, अ, और हमारी जो आपसी संबंध जो थे, आपको मालूम है कि वी कुड डिपेंड ऑन हर फॉर आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मैं यूं कहूं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस शी स्टूड सॉलिडली बिहाइंड इंडिया। ऐसे तो वो भाई कोई एक 100% वो नहीं हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को उसने, और उसने बड़े बड़े ताकतों को का मुकाबला किया हमारे हित में। चाइनीज से बहुत प्रेशर पड़ा, सोना दिया पोर्ट को लेके, काफ़ी उनके रिश्ते खराब भी हो गए थे। आपको याद होगा कि ये चाइना एक बार गई थी, तो इसको जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस तरह से इनका स्वागत होना चाहिए था, या इनकी मेहमान नवाजी होनी चाहिए थे, वो नहीं हुई थी। ये उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बीच में छोड़ के चली आई थी ये। जी, जी। तो इसने मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ, मतलब हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ दांव पे लगाया। तो हमारा कर्तव्य बनता था कि उनको हम इस जो भी हुआ बांग्लादेश में, इसकी भनक तो थी साहब। भनक क्या, बांग्लादेश के बारे में या कई तकरीबन इंटेलिजेंस पुख्ता रहती है, और यूनिस साहब आए, तो ये यूनिस जो है आपको 1 मिनट रोकूंगा आपको। ये भी बताया जाता है कि भारत ने हसीना को सावधान भी किया था, लेकिन हसीना ने नहीं, सुना नहीं। देखिए, मैं मेरा असेसमेंट, जब वो वहाँ पर जब वो बीडीआर का रिवोल्ट हुआ था ना, तो उस समय एक अंदाजा तो लग रहा था कि जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, मतलब वो किस तरह से उन्होंने घुसपैठ किया हुआ है। वो तो काफी बांग्ला पहले की बात है बीडीआर में। नहीं, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उससे ये अंदाजा हो गया था, और उसके बाद से इनको एक बात तो इनको समझ में आ गई कि या तो वो रह सकते हैं या हम मैं रह सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि एक के बाद एक के बाद एक इनको लटकाना शुरू कर दिया। जो जमायत इस्लामी के जितने लीडर्स थे, वॉर क्राइम्स, 71 वॉर क्राइम्स को, निज़ामी जैसे लोग को लटका दिया, जो मंत्री होता था कभी,
सिर्फ इस एहसास के कारण कि या तो ये रहेंगे या मैं दोनों में से एक ही ये रह सकते हैं यहाँ पे। जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश पे क्रैकडाउन किया, वही जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश जो कि 400 जगह पर एक बार साइमल्टेनियसली ब्लास्ट किया था, ठीक है ना? और ये अल-कायदा से एफिलिएटेड है। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने क्रैकडाउन किया वहाँ पर फंडामेंटलिस्ट पे, तो उनको शेल्टर मिला ममता के पास। और फिर ये यहाँ-यहाँ से फैलते-फैलते पूरे जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश, भोपाल में उन्होंने इंसिडेंट्स कर रखे हैं, ठीक है ना? बैंगलोर में लूट-पाट का मतलब चोरी-डकैती का उन्होंने किया हुआ है। सो दे हैव स्प्रेड द दस फार। तो ये जब हुआ तब ये जितनी इस्लामिक फोर्सेस हैं और ये अमेरिकन डीप स्टेट है, अच्छा अमेरिकन डीप स्टेट को इस्लामिक फोर्सेस से काफ़ी जो वो वाली डीप स्टेट जो थी, इनको काफ़ी लगाव है। हम्म, और ये जो यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, उनको भी बहुत लगाव है। बिल्कुल। ठीक है सर। तो उसके साथ इन्होंने फिर यूनिस को लाया मतलब इसने कू किया तो अब हुआ क्या कि इसी बीच में वहाँ पे डिस्पेंसेशन बदला अमेरिका में डिस्पेंसेशन बदला तो यूनिस साहब दो चार लोग बहुत घबराए हुए थे ट्रंप से, वो आज भी घबराए हुए हैं। एक तो वो आपका था ट्रूडो, दूसरा ये, ठीक है ना? हाँ, ये इनको इनको ये बहुत घबराए हुए थे और दे कंटिन्यू टू टू बी नर्वस। हम्म, तो ठीक है, वही तो आज जो आपने वो दिया ना, वो पढ़ने को मेरे को जो उसने स्टेटमेंट दिया है। हाँ, यूनुस का स्टेटमेंट आया है जी क्योंकि यहाँ पे तुलसी गैबर्ड ने एक जी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जी बांग्लादेश के संबंध में और ये कहा कि भाई यहाँ पर ये जो है ये इस्लामिक फोर्सेस रेडिकल्स जो है ये एक्टिव हैं और इसको इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं। जी। तो उसी का उसने एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा दिया, इतना लंबा चौड़ा जो नॉर्मली आप किसी हेड ऑफ स्टेट से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और मिज़ोरम को लेके आपने एक दो और चीज़ पढ़ी होगी कि एक वहाँ पर जो एयर फील्ड है, सिविल एयर फील्ड, उसको वहाँ पे कुछ एयरफोर्स उस पे कुछ अपने एसेट्स डिप्लॉय करना चाहती थी या वो बेस उसको बनाना चाहती थी, तो इन्होंने लालू धोमा ने प्रोटेस्ट किया है कि यहाँ आएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय होगा, यहाँ का जो वातावरण जो है टेंस हो जाएगा, जो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट है, इत्यादि इत्यादि। और फिर सुना होगा कि एक राज्यसभा के मेंबर है, वो चिन काउंसिल जो है उनके ऑफिस में गए, ठीक है? अब वो कहते हैं कि मैंने गवर्नर को भी बता रखा था, उसको भी बता रखा, तो कुल एमईए को भी बता रखा। एमईओ को भी बता रखा, तो कुल मिला के उस एरिया में बहुत कुछ हो रहा है। और जब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट सब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका इनका इस सरकार की। मैं गुवाहाटी गया हुआ था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिले मुझे। सर्किट हाउस में मैं ठहरा हुआ था, तो वो आए मिलने और बोला, "सर मैन, आई एम इन द बिज़नेस ऑफ इरेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पाइलन्स।" और बोला, "सर मैंने बहुत यहाँ पे लगाया नागालैंड में और कोई मेरे से किसी ने मतलब पैसे नहीं माँगे मुझसे, कोई एक्सटॉर्शन नहीं।" तो हम तो उस नागालैंड में जानते थे कि उस नागालैंड को जानते थे कि जहाँ दीमापुर से अगर वो मोरे तक ट्रक जा रहा है, तो पता नहीं वो 50 से ज़्यादा जगह पे वो टैक्स देता था वो। अलग-अलग ग्रुप सबके अपने-अपने वो थे। सो अल्टीमेटली वो 9,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था, मान लीजिए रनिंग कॉस्ट, ही वुड एंड अप पेइंग 50,000। तो क्या करेगा? तो ड्रग्स का ही बिज़नेस करेगा ना, फिर उधर से लाएगा कंपनसेट करने के लिए या कुछ कॉन्ट्राबैंड गुड्स लाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब होता क्या है कि जब यूनुस साहब आते हैं तो पाकिस्तान का तो है कि भैया अब हमारा समय आ गया फिर से एक्टिव होने का। तो आसिम मुनीर साहब आए, पाकिस्तान के ऑफिसर्स आए, अब फिर से इनको कहा लगा कि अब इंडिया में फिर से इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में अब ऐसे ही शुरू करेंगे। नहीं, आसिम मुनीर नहीं, आईएसआई के हेड आए थे। हाँ, आसिम मुनीर तो सीओएस है ना।
आईएसआई का जो अच्छा, चीफ था वो, आईएसआई का चीफ ये आया था यहाँ पे। और वाज इट आसिम मुनीर? हसीम मुनीर आईएसआई का चीफ आया था, अच्छा, और वो गया था, रंगपुर भी गया था वो। हाँ, रांगपुर में 66 डिव है। तो एनीवे, तो वहाँ से वो ये इनका विजिट आईएसआई चीफ का ये सब हुआ। तो एक चीज़ तो पक्का था कि मतलब ये फिर से आग लगाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को नियंत्रण में करने के लिए, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा ये कारण ये भी था कि इनके जो बेसिस थे बांग्लादेश में, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, वो बेसिस जो थे उसने अम, उनको उन पर क्रैकडाउन हुआ था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब चल ही रहा था, तो फिर इनको ये लगा कि जब ये आईएसआई चीफ आने वाला था भारत में, तो वहाँ पर जो आर्मी चीफ है वक़ारुज़्ज़मान, उन्होंने कहा कि भाई इनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप क्या मैसेज देना चाहते हो दुनिया को? आप भारत को क्या मैसेज देना चाहते हो? ये तमाम सवाल उन्होंने पूछा। तो यूनिस साहब ने इनकी नहीं सुनी, और ये जो पूरा फैसिलिटेट करने वाला जो था, उसका वो था एक आपका ये उसका नाम था ये रहमान, ठीक है ना? जो क्यूएमजी है वहाँ पे, फैज़ुर रहमान। तो वो आए, वाटर मास्टर जनरल। क्वार्टर मास्टर जनरल, वो आए वहाँ पे। और एक आर्म फोर्सेस डिवीज़न होता है। तो वो आर्म फोर्सेस डिवीज़न का जो हेड होता है, अभी पहले एक मेजर जनरल होता था, और उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अभी उसका एनहांस हो गया है। तो उसका नाम है कमरुल हसन। अब मैं आपको थोड़ा समझा दूँ ये इसके बारे में, कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ यहीं पे आपसे थोड़ा पूछूँगा कि बांग्लादेश आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है? 1,62,000। और इसमें से एक्टिव ड्यूटी पर कितने हैं और यूएन पीसकीपिंग में कितने हैं? नहीं, यूएन पीसकीपिंग में होंगे अबाउट एट एनी गिवन टाइम 3-4 हज़ार होते होंगे, नॉट नॉट मच। ये इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो एक तो आपके जो जमुना और मेघना इनके बीच का जो एरिया है जिसमें ढाका आता है, जी। तो एक डिप्लॉयमेंट तो यहाँ होता है। दूसरा डिप्लॉयमेंट जो है वो आपका जो रंगपुर एरिया ये आपके जो जमुना के वेस्ट साइड में है वो होता है। जी। और तीसरा जो है ये इसके नीचे की तरफ, यानी ये जो आपका जसोर खुलना एरिया वगैरह है इस तरफ होता है, और एक आपके चिटगांव साइड में होता है। ये 4 मेन रीजन्स हैं इसके। तो इसमें जो ढाका रीजन वाली जो 9 डिव है शायद, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और कहते हैं कि साहब कि किसी भी coup में जिसके पास 9 डिवीज़न होगी वही सक्सेसफुल होगा। तो अभी ये जो वक़ारुज़्ज़मा हैं मिलिट्री चीफ, ये 9 डिवीज़न क्या इनके साथ है? तभी तो ये ही कुड सर्वाइव। इनका डिविजन्स है, एक इधर चले आइए तो वेस्ट में जसोर में 55 डिव है, एक डिवीज़न वहाँ है, एक डिवीज़न बोगरा में। बोगरा का भी डिवीज़न जो है, आई थिंक 11 डिवीज़न, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कू के उससे, क्योंकि जस्ट 2 घंटे, 2 ढाई घंटे ढाका से उसका ये। और जितने पहले जो तख्ता पलट हुए हैं उसमें उसका बहुत अहम रोल रहा है। एक डिवीज़न रांगपुर में है, एक डिवीज़न इनका आपको कोमिला में, एक डिवीज़न आपका कोमिला मतलब बिल्कुल ईस्ट में, और जसोर वेस्ट में, ठीक है? एक डिवीज़न 24 डिव इनका चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में है, और एक डिवीज़न इनका ढाका के ठीक नीचे साउथ में एक जगह है बारीसाल,
वहाँ पे है, और एक डिवीज़न कोक्सेस बाज़ार में है। तो ये जब पूरी, और एक डिवीज़न जो आपने का बताया ढाका में 9 डिव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड भी है। तो वो मीरपुर में है, ये सवार कैंट में है। दोनों आस-पास ही है ढाका के। तो इनका रोल जो है वो बड़ा अहम होता है, इसीलिए वहाँ पे जो जो भी जीओसी होता है वो ख़ास आदमी होता है आर्मी चीफ का, हुँ। या कोई प्राइम मिनिस्टर का भी वो ख़ास आदमी होगा वो। तो जब ये यहाँ पे एक डेलीगेशन गई थी वहाँ पे, यहाँ से, और उस डेलीगेशन में जो कमरुल हुसैन जो था, जो आर्म फोर्सेस डिवीज़न का कमांडर, वो भी गया था उसमें, और कहाँ कहाँ गई थी ये? पाकिस्तान। अच्छा। और वहाँ पे निटी-ग्रिटीज़ वर टाइड अप कि किस तरह से कू करना है। अब एयर फोर्स आर्म फोर्सेस डिवीज़न का मतलब है कि अगर वो कमरुल हुसैन अगर गया था, तो वो यूनिस का आदमी उसके नीचे डायरेक्टली काम करता है। ये जो आर्म फोर्सेस डिवीज़न है, ये कभी इसको बनाया गया था, इरशाद ने इसको इस ऑर्गेनाइज़ेशन को वो क्रिएट किया था, जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, बिकॉज़ वो सुप्रीम कमांडर भी था, तो वो उसको उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए एज़ एज़ इन हिज़ कैपेसिटी एज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उसने ये एक अलग ऑफ़िस बनाया था, आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न। और बट जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, दे उन लोगों ने इसको जारी रखा, आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न का। तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट का एक तरह का हिस्सा होता है। तो बाय वर्च्यू ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन, ठीक है ना? हाँ। वेरी पावरफुल। तो ये भाई साहब भी, ये दोनों, जब वो आईएसआई की यहाँ आती है, और जब पहले ये लोग पाकिस्तान गए हैं, इन दोनों ने क्या-क्या बातचीत हुई वहाँ पर, अपने आर्मी चीफ को ब्रीफ नहीं किया। ओके। हुँ। तो ये नहीं था कि ये डेवलपमेंट जो है वो सडन हो गया था, तैयारी तो उसी दिन से हो गई थी जब इसने शेख हसीना को, ये वक़ारुज़्ज़मान जो है, उनको सेफ पैसेज दिया था इंडिया को। इनसे जितने ये आपके जमायते इस्लामी और बाकी स्टूडेंट्स वाले थे, ये दे वांटेड हिज़ हेड, किस आदमी ने शेख हसीना, क्योंकि इनकी पूरी यही तैयारी थी कि हम इसके जो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जो है, उसको हम इन्वेड कर लेंगे और इनको बाहर निकाल के पब्लिकली लटका देंगे। दैट वाज़ द प्लान। दैट वाज़ द प्लान। तो हुआ क्या कि ये तो लगे हुए थे। जैसे-जैसे ऑब्वियसली हमारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी रहता है सभी देशों का, एवरी कंट्री हैज़ सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। तो हमको जहाँ तक वो था, हम इनको टाइम टू टाइम ऐसा कहा जाता है कि हम इनको बता रहे थे क्या हो रहा है। तो उसके बाद से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सके, और ये जब शेख हसीना को जो तख्ता पलट वाला जो मामला था, तो उस समय इनको धमकाया गया था, ये जो अमेरिकन डीप स्टेट जो था, हुँ। जिसके साथ यूनुस जुड़ा हुआ था। हुँ। इनको कहा गया कि भाई, तुम इसमें अगर इंटरफेयर करोगे, तो हम, फ़ारुज़मा को धमकाया। हाँ, वगैरह कि अगर, तो हम यूएन मिशन जो है तुम्हारा कैंसल कर देंगे, तुम्हारे आर्मी का। और फिर देख लो, तुम्हारे जो आर्मी के लोग हैं तुमको नोच के खा जाएँगे। क्योंकि वहाँ पे यूएन मिशन क्या है कि जिस ज़माने में हम लोग बड़े इक्का-दुक्का बटालियंस जाती थी, उस समय मुझे याद है कि बांग्लादेश में एक ऑफ़िसर तो एक बार तो कर ही चुका था यूएन मिशन, उसमें कई थे जो 2-2 बार कर चुके थे। तो दैट मेंट लॉट ऑफ मनी। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, वरना इनका थ्रेट परसेप्शन क्या है? कुछ है नहीं, ठीक है? तो ये एक पैसा कमाने का इनका बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है? ये दोनों के लिए लाभदायक था, यूएन के लिए भी था, इनके लिए भी था। तो वहाँ से ये फिर इन्होंने लेकिन फिर भी अपने नमक का वो चुकाया, और शेख हसीना को वहाँ से ही मैनेज्ड टू स्पिरिट हर अवे।
तो यहाँ पर अभी क्या कि हुआ कि भाई अब इनको हटाओ यहाँ से, हटाओ। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी कू की। तब मैंने कहा आपको कि डिस्पेंसेशन बदला, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया, हमने उनको अपना शायद असेसमेंट बताया कि देखिए ये coup होने वाला है, और अभी तो एक एक तरह का एक ऑब्स्टिकल है बिटवीन इस कंप्लीट इस्लामाइजेशन, ठीक है ना, मतलब रेडिकल इस्लाम, कंप्लीट इस्लामाइजेशन, और एंड बांग्लादेश, और वो है आर्मी चीफ। ये अगर coup हो गया तो आप ये आग आप तक पहुंचेगी। तो फिर हुआ क्या कि मैंने भी पढ़ा है कि कुछ हमने बात भी करवाई अमेरिकन डिस्पेंसेशन से। अब वहाँ के जो सिग्नल्स डायरेक्टरेट है वो सब इंटरसेप्ट कर रही थी इनका, अच्छा, आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ का अपनी सिग्नल्स डायरेक्टरेट पे ही कंट्रोल नहीं था। हाँ, वहाँ पर इनका इंटरसेप्ट कर रही थी। हम्म, एक इसमें और एक सेविंग ग्रेस जो था कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस वाज विद दिस मैन वकरुज्जमान, वो उसके साथ था। तो इनको कहा गया भाई, तो इन्होंने एक योजना बनाई। ये ठीक है, मैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जा रहा हूँ, वहाँ बांग्लादेश की कॉन्टिजेंट है, थोड़ा देखता हूँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये वो। गए वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने ढेर सारी बातें की अमेरिका से, और तब इनको इस बात का पता चल गया इनको, हमारे यहाँ यूनिस साहब को। तो यूनिस साहब ने हुक्म दिया, ये और वो फैजुर रहमान गैंग ने, कि जो आता है तो इसको पकड़ लो। जैसे ही ढाका में लैंड करता है तो इन्होंने लैंड किया, भारत ने फिर इंतला कर दी इनको कि तुम जैसे ही आओगे तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और तुम्हें ले जाएंगे ये एसटी डायरेक्टरेट, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट, जिसका ये मुखिया है आपका फैजुर रहमान। तो इन्होंने वहाँ नहीं लैंड करके, ये ढाका के बगल में एक तेजगांव है, एयर बेस है, वहाँ ये लैंड किए। वहाँ इनके जो शुभचिंतक थे पूरी सिक्योरिटी के साथ खड़े थे। ये आए तो कोई 56 मेजर जनरल्स में 30 से इन्होंने बात की डायरेक्टली। वो जो कमरूल हसन जो है एफडी वाला, वो तो सुना है मैंने कि उसने तो पलटी मार दी। वो आदमी हर चीज जानता है, क्योंकि वो जानता है यूनिस किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज। सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मैं क्यों ये कमरुज्जमा का क्या हुआ? घर सुना है तक वो उसने पलटा है वो। अच्छा, वो फैजुर रहमान। फैजुर रहमान सुना है, उसको हाउस अरेस्ट वगैरह में डाला हुआ है, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता, तो ये कू अटेम्प्ट थी जो अवर्ट हुई भारत। जो मैंने आपको जीओसीज के नाम बताए ना, ये जेसोर, बोगरा, रंगपुर, ये पूरा जो मैंने बताया, इमेजिन 80% ऑफ देम वेर इन मतलब वर सपोर्टिंग द कू, एक्सेप्ट फॉर द कू। दे वर सपोर्टिंग हूँ। मतलब तख्ता पलट, कू सी, ठीक है। वो दो चार फेंस सीटर्स थे, 2-3 उसमें फेंस, खास करके 12 साल वाला बोगरा वाला मेरे फेंस सीटर्स। तो और एनडीसी का कमांडेंट ने इसको बहुत मदद किया इन वट एवर वे ही कुड। डीजीएफआई इसके साथ था, तो मैंने जैसे कहा 9 डिव वाज विथ हिम। तो ये अभी हुआ है। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि क्यों मैं ये कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा रोचक ये कहानी लगता है, लेकिन क्या अब मामला यहीं रुकेगा? मुझे नहीं लगता है। ये कूज और काउंटर कूज का दौर शुरू हो गया है, अभी आने वाले दिनों में फिर हो सकता है। तो आप बताओ कि ये क्या देश, ये तो देश जो है वो
एक प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हिस्सों में चलेगा फिर। एक प्राइम एक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कू करके बना हुआ बाहर की ताकतों से, और ये फिर पाकिस्तान की मदद से फिर ये अपने ही आर्मी में कू करवा रहा था। तो संजय साहब ये बताइए कि जहाँ की राजनीति बिखर गई हो, जहाँ का समाज बिखर गया हो, जहाँ की आर्मी बिखर गई है, वो क्या देश वो चल सकता है? और जहाँ पे इस्लामिस्ट का बोलबाला हो रहा है, तो बांग्लादेश, आप मेरी बात मान लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला है। और तब मैं आपको ये कहूँगा कि जब ये हमारी ये क्रिएट की हुई जियोपॉलिटिकल स्थिति नहीं है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो मैंने पिछले बार कहा था, एक बार ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, उसी स्ट्रैटेजी के उसी जो मतलब इट हैज़ रन इट्स कोर्स, अब वो स्प्लिंटर कर रहा है। और जब स्प्लिंटर कर रहा है तो हमको अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से, उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है, और उसमें एक सबसे बड़ा है ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। चिकन नेक। ये तो कई लोग और बहुत कई सारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है वो सब कह रहे थे साहब को हमको चिकन नेक सॉल्व कर लेना चाहिए। और वो जो रंगपुर का एरिया है वो इधर से सिलीगुड़ी के नीचे से और सीधे मेघालय से मिला देना चाहिए। नहीं, और वो जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के लोग जो चाहते थे उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, चिटगांव हिल ट्रैक्ट भी अलग होना चाहिए। अराकान आर्मी वाले वैसे भी तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने जब पूरा जी। सारा का सारा उनका जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वो उनके कब्जे में आ गया। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, पता नहीं आप लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमला कर दो। नहीं, नहीं सर, कोई हमला नहीं। ये खुद आपके लैप में गिरने को तैयार है। यही है, हालात बदलते रहते हैं। अब आप देखिए ना, कैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फिर अटलांटिक ओशन में हुआ ज़्यादा, है ना? कुछ पैसिफिक में ज़्यादा, अटलांटिक में। फिर जब जापान का ये हुआ तो सैन फ्रांसिस्को और जापान के बीच में वो तो पैसिफिक ओशन इम्पोर्टेंट हो गया। फिर तेल निकला तो इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अब आर्टिक ओशन अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब उसी तरीके से अब ये रीजन इम्पोर्टेंट हो गया है। बे ऑफ बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये चर्निंग चलता रहता है, और इस चर्निंग का हमको एडवांटेज लेना चाहिए। मुझे तो कोई पता नहीं। उसमें जब मैं ये देखता हूँ क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आइडेंटिटीज़ बड़ी क्लियर हैं जी। कि एक बलोच आइडेंटिटी है, एक पश्तून आइडेंटिटी है, एक सिंधी आइडेंटिटी है। उस तरह की आइडेंटिटीज़ बांग्लादेश में नहीं है। तो अगर स्प्लिंटर होगा तो फिर वो किस हिसाब से होगा? देखिए, मैं एक बार बांग्लादेश गया, तो मैंने अपनी एक रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी थी कि वहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ा एंटीडोट है ना, तो वो है बांग्लादेशी वुमेन। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम प्ले अप कर सकते हैं। क्योंकि उनमें कहीं पर वो बंगाली कल्चर जो है, एंड वेरी फ्री, दारू बैंड है। मुझे याद है कॉक्सेस बाज़ार में हमारी पार्टी हो रही थी, ऊपर में लोग स्पिरिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना? महिलाएँ भी थी उसमें। तो मैंने किसी से पूछा, एक मेरा लाइज़न ऑफ़िसर था, तो मैंने उससे पूछा कि टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे लव मैरिजेज़ होती हैं क्या? तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन योर एक्सेलेंसी? यहाँ पे लिव इन भी है, यहाँ चिल्ड्रन आउटसाइड वेडलॉक भी है, यहाँ सब। तो उन दिनों की ये बात थी। अब है वहाँ पर क्या कि ये, अच्छा एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, कि वहाँ पर एक है तबका जमायत-ए-इस्लामी का काफ़ी बोलबाला है, जैसे हमारे यहाँ है भारत में।
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जमायती इस्लामी बांग्लादेश, जमायती इस्लामी इंडिया एंड जमायती इस्लामी पाकिस्तान। और वहां पर क्या है कि ये जमायते इस्लामी का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है इस पर। बांग्लादेश में हाँ, दे हैव, इनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके वो मॉल्स हैं, इनके इंडस्ट्रीज हैं, और ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, मेडिकल। तो जो बंदा यहाँ से जाएगा जमायते इस्लामी के वो एसएसबी कोचिंग सेंटर से, तो आप सोचो कि वो फौज में जाके क्या बनेगा। तो ये भी हकीकत है वहाँ पे। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग रेजिस्ट करने वाले लोग नहीं हैं इसको, क्योंकि शेख हसीना को भाई इसको 32-33% वोट तो मिलते थे ना, 32-33% वोट कम तो नहीं होते हैं। तो सडनली वो कॉन्स्टिट्यूंसी इवेपोरेट तो कर नहीं गया। तो हमको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा हम क्लैरिटी लाए कि हमको किसको स्ट्रेंथन करना है और किस तरीके से। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि फर्स्ट टाइम इन व्हाटएवर फॉर्म, इन व्हाटएवर मेजर, हमने मतलब हिंदूज ने वहां पे कुछ तो रिमॉन्स्ट्रेट किया, कुछ तो अपना मसल दिखाया। और अगर वेस्ट बंगाल में इफ वी हैड अ फेवरेबल, आई मीन, हम हमारे ही जैसे सोच वाली अगर कोई सरकार होती तो बहुत फर्क पड़ गया होता। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नेशनलिस्ट सरकार होती वेस्ट बंगाल में, तो बांग्लादेश में इतने बुरे हाल नहीं होते। ये मेरा अपना मानना है। इसी करेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इलीगल बांग्लादेशीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, और आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि साहब लोगों को पकड़-पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। इसका क्या फैक्ट है? देखिए ये मैं इसको यूँ देखता हूँ कि ये जो आपने फेंसिंग लगाई है दोनों तरफ, बांग्लादेश बॉर्डर में काफ़ी कुछ थोड़ा बाकी है, पाकिस्तान बॉर्डर में पिछले 6 महीने में काफ़ी तेज़ी से उसको कवर तेजी से काफ़ी कवर हो रहा है। हुँ। आप किस चीज़ के अगेंस्ट फेंसिंग लगा रहे हो? उन्होंने कभी फेंसिंग क्यों नहीं लगाया? कभी सोचा है इस पे? वो तो उनको आना है, हमें थोड़ी जाना है। करेक्ट, करेक्ट, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग। यू आर करेक्ट। तो दूसरे तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि आपको उनके आइडियोलॉजी से डर लगता है, उनको आपकी आइडियोलॉजी से डर नहीं लगता। उस आइडियोलॉजी को रोकने के लिए आप फेंस लगाते हैं। जब पाकिस्तान के साथ भी फेंसिंग हो तो बड़े वो तो दे यूज्ड टू रिडिक्यूल, लगाओ लगाओ। हुँ। आपको मैं बताऊँ जिस वक़्त वो शुरू हुआ था, उस वक़्त मैं बाड़मेर में जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। वो काम जो था सबसे पहले बाड़मेर से ही शुरू हुआ था। तो हमारी तो क्योंकि डीएम के पास मंथली मीटिंग होती थी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, क्योंकि आपको पता है आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आया था बाड़मेर, आई थिंक दिस ईयर वाज 99 या 2000 में मैं आया था मैं उसके पहले था। तो ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वर अगेंस्ट इट। कह रही थी साहब हम तो अब अपने आदमी कैसे पुश करेंगे? क्योंकि उनको तो अब कुछ करना ही नहीं है। हमारे डेज़िग्नेटेड गेट्स हैं, बस उसके ऊपर वो चौकसी करेंगे। और पहले तो हम जहाँ से चाहते थे वहाँ से हम भेज देते थे अंदर। तो वैसे उनके आपस में झगड़े भी सोर्सेस को लेके ही होते थे कि साहब इसने हमारा सोर्स पोच कर लिया और इसका सोर्स जो है वो डबल एजेंट बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये जो था बट हमारी एजेंसीज भी जी वो कह रही थी साहब हमें दिक्कत आएगी, अब हम अपने आदमी कैसे भेजेंगे उधर। लेकिन मैं जब बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की,
तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मणिपुर में इन्होंने वो एक्स होम सेक्रेटरी को भेजा है एज गवर्नर, और वहाँ पे जनरल वीके सिंह को भेजा है। ये दोनों जगह के लिए बहुत उपयुक्त लोग भेजे गए हैं। इन लोगों की कुछ स्ट्रैटेजिक विजन है, और आपने देखा होगा कि अपने एनएसए साहब भी अभी वेस्ट बंगाल में घूम रहे थे। तो इस पूरे मामले को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। अ, जितनी हमारी जानकारी है मैंने आपके साथ ये शेयर किया, लेकिन बांग्लादेश इससे नहीं उभरने वाला है। व्हाई आई एम सेइंग इज कि पॉलिटिक्स बिखर गया। पॉलिटिक्स बिखर गया, वो खालिदा जिया भी कहीं अब वो भी बहुत हतोत्साह हो गई। उन्होंने सोचा था कि ये तो बुढ़ा खुद बैठ गया आके, पता नहीं अब नई पार्टी बनाने की बात कर रहा है। तो वो एक चल रहा था ना, अवामी लीग एंड बीएनपी एंड अवामी लीग, ये चल रहा था। अब तो वो दोनों एक साथ आ गए शायद। होगा, हो सकता है, जैसे वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। तो ये होगा, बट अभी अवामी लीग बीएनपी एक साथ आ गए तो दे कैन गो बियॉन्ड 50%। हाँ, बिल्कुल। बस एक ही वो है कि वो बीएनपी इनका साथ नहीं छोड़ती ना, वो ये जमायते इस्लामी वालों को। अभी तो हम सुन रहे हैं कि जमाते इस्लामी और बीएनपी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, क्योंकि अब जमाते इस्लामी डायरेक्ट रूल पहले भी था इनका, वो तो इन्होंने कहा था कि तुम ये यू जेटिसन दिस जमायते इस्लामी, और लेकिन जितने ग्रुप्स हैं आपके बांग्लादेश में सब अल कायदा से एफिलिएटेड, हिजबुल तहरीर और ये सारे के सारे। हिफाजत इस्लाम है, हिजबुत तहरीर है, अंसार बांग्ला जी जी। टीम है। तो पैन इस्लाम को लेके बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक, ये है वहाँ। बांग्लादेश पाकिस्तान तो अलकायदा के और ये भी ना लोग भूलें कि ये पूरा जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो ईस्ट आज जो बांग्लादेश है वहीं से शुरू हुआ था। और ज़्यादा इस पे भी मत वो कहे, मतलब वेटेज नहीं इसको कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर, ये सब कुछ नहीं है सर। अगर ऐसा होता तो 71 के बाद बांग्लादेश का आपके साथ विलय हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स नॉट एग्जैजरेट। बांग्लादेशी हिंदूज हैं, उनका सर्वाइवल कैसे होगा? नहीं, अभी मैं कहा ना, बड़ी हमको खुशी है। एंड आपके पास यू हैव द मीन्स, आपके पास आर्थिक शक्ति है, आपके पास फिजिकल वो मतलब फिजिकल वो है, वेयरविथॉल है अपने हिंदूज को प्रोटेक्ट करने का। और ये नहीं कि हमने कोई वो हम इसलिए कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने मर्जी से पाकिस्तान नहीं चुना था, और पाकिस्तान अब किसी और ने बनाया, और किसी और के कारण, मैंने जो पिछला आपको कहा कि इस्लाम के कारण ही बिखर रहा है, तो हमको इनकी हिफाजत तो हमारा हक बनता है ना। क्या हम कर पा रहे हैं? शायद पहले से कहीं ज्यादा, और कुछ हमारे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बीच में इनके कुछ लोग जो थे वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि साहब कि हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे और हम पूरा असम और सेवन सिस्टर्स वो हमारा होगा। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा निकाल रहे थे, जिसमें आधा वेस्ट बंगाल और झारखंड भी उसका कुछ पार्ट, और साहब उड़ीसा और पता नहीं क्या-क्या। तो ये कौन-सा ल्यूनेटिक फ्रिंज है जो ऐसे सपने देख सकता है? सर मैं बताऊं, जिनका पूरा पेट ही चल रहा हो यूएन मिशन से, अब आप ख्वाब कुछ भी देखते रहो, वरना आपको मालूम है इनका थ्रेट परसेप्शन क्या है। हर कंट्री का एक थ्रेट परसेप्शन होता है, और उसी पर आप अपना डिफेंस जो अपनी नीति बनाते हो आप। तो इनका क्या है कि हम भारत, तो हमारे चारों तरफ भारत है, बारिंग अ शॉर्ट बॉर्डर विथ म्यांमार, हम भारत को नहीं रोक सकते, ठीक है, लेकिन हम भारत को कम से कम 15 दिन डिले कर सकते हैं ढाका कैप्चर करने में।
और उस 15 दिन में उनका कैलकुलेशन था कि क्योंकि यू नो इट्स मतलब वो बहुत कम से कम 230 नदियां हैं, ऑब्स्टिकल रिडन टेरेन है वहां पे, ठीक है ना। वो 71 वॉर को बोला गया था इंजीनियर्स नाइटमेयर, ठीक है। तो 230 नदियां हैं वहां पे। तो उनका है कि हम हर एक ऑब्स्टिकल पे डिले करेंगे और 15 दिन के अंदर में कोई बाहरी ताकत हमको आके बेल आउट कर देगी। ये इनका ये था। अब काइनेटिक एक्शन की कोई बात ना करे मैं, क्योंकि आई डोंट थिंक ये कोई इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती भी है ये। काइनेटिक एक्शन में अभी इनकी टोटल 1,60,000 जितने हैं उतने तो वो उससे ज़्यादा तो उधर बैठे हुए हैं पहले से ही। आपके जो सिलीगुड़ी में जो कोर बैठी हुई है या नहीं नहीं वो तेजपुर में कोर बैठी हुई है, तो पूरे कोर बैठी हुई है, तो फिर उसमें क्या ये लोग दे डोंट स्टैंड अ चांस एक्चुअली। अच्छा, इनकी कोई वो भी नहीं है कि कोई कि मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो या इनका रेजिमेंटेशन बहुत अच्छा हो। वो कम से कम मैं एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी, कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ब्रिटिश इरा का जो रेजिमेंटेशन था वो तो रिटेन करके नो नो आई मस्ट टेल यू दिस, ये अच्छा पॉइंट आपने ये किया कि जब मेरा कभी वास्ता था तो उस समय क्या था कि बांग्लादेश आर्मी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक रिपैट्रिएटेड लॉट और एक फ्रीडम फाइटर लॉट। और जब बीएनपी का रेजिम आता था तो फ्रीडम रिपैट्रिएटेड लॉट की गुड्डी हाई हो जाती थी, एंड वाइस वर्सा जब ये इनके सितारे बुलंद हो जाते थे जब हवा में ले जाते थे। लेकिन संजय साहब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आप दूर से आप डिफरेंस पता लगा सकते थे एक रिपैट्रिएटेड ऑफिसर में और एक फ्रीडम फाइटर, जो आपने बात कही। तो अब क्या है कि वो तो रिटायर हो गए, वो वाले रिपैट्रिएटेड वाले। अब जो खाई जो है, जो फिशर है इनमें, जो फॉल्ट लाइन जो है वो है प्रो जमाइते इस्लामी एंड एंटी जमाइते इस्लामी, या प्रो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये है। तो हमने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की कि हमने आर्मी चीफ को किसी तरह से उनको इस तख्ता पलट से हमने अभी तक तो उनको बचा लिया है। अगर ये कायम रहे तो ये फोर्सेस जो है, जो नॉन रेडिकल फोर्सेस हैं, मैं जो बात कर रहा था वो इनकी फाइटिंग क्वालिटी की बात कर रहा था। मैं तो बोला ना सर आपको, तो ये जो मैं रिपैट्रिएटेड लॉबी का आपको जो कह रहा है, मैं सीधा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। दोज ऑफिसर्स वर मच बेटर, मच बेटर। कोई देखिए, मैं डिस्पैरेजिंग वे में मैं नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग इसको मिसकंस्ट्रू ना करें, लेकिन हमारे अपने एक ऑफिसर थे, तो 71 की लड़ाई में वो एक कहानी सुनाते थे कि वो जब सरेंडर हो गया तो खुद छिटपुट इधर उधर लोग घूम रहे थे पाकिस्तानी। तो कोई ट्रक में कुछ पाकिस्तानी वो थे, आ रहे थे। अब वो उसमें हे स्टैक था। अब पता चला कि भाई ये उसमें पाकिस्तानी आ रहे थे, इन्होंने घेर लिया, अब मारो मारो मारो। तो उसमें से एक लंबा एक पंजाबी वो खड़ा हो गया, और जो चॉइसेस्ट ऑफ एब्यूजेस जो होते हैं ना पंजाबी में, ऊंची आवाज में उसने दी, सब वहां से मेल्ट करने लगे। तो फिर वो हमारे जो सीनियर जो थे वहां पे, उन्होंने कहा कि
फिर वो पाकिस्तानी जवान बोलता है, सर आप इनके लिए लड़ रहे हो? क्राउड मेंटालिटी बहुत है। घर से निकालेंगे, लटका देंगे शेख हसीना, वो सब एक काम इनसे करवा लो। बीएसएफ जवान को मार के कैसे उसको कैटल की तरह, वो सब, वो जितने वो इस तरह के मॉब लिंचिंग कर सकते हैं। हाँ, क्रूर वाले काम जितने करवा लो ये। बट देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। मुझे भी कई मिलिट्री बट आई टेल यू, अगर इसमें भी एक सिलेटी सोल्जर्स आर वन ऑफ द बेस्ट। सिलहटीस हाँ, आप दूर से आप कह सकते हो कि ये सिलहटी, जो कि हमारा हिस्सा होना चाहिए था, तो वापस आना चाहिए ना। नहीं तो ये तो मुझे कई और लोगों ने भी कहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स ने, कि देयर फाइटिंग क्वालिटी इज़ वेरी पुअर कंपेयर टू पाकिस्तानी सोल्जर। पाकिस्तानी सोल्जर की फाइटिंग क्वालिटी अच्छी है। इट इज़ नॉट लाइक बांग्लादेश। In fact, they are rated better than Chinese by our officers. कि भाई पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो चाइनीज सोल्जर से बेटर है फाइटिंग क्वालिटीज में। उनके ऑफिसर्स रद्दी है, वो बात अलग है। वो तो उस टाइम पे भी सरेंडर जब किया था तब भी बताते हैं, एनेक्डोट्स हैं कि साहब कि हमारे जो हैं, अगर ऑफिसर्स आपके होते और जवान हमारे होते तो हम देखते हैं कौन जीतता। ये तो बात नहीं, करते रहते हैं। ये तो कारगिल के बाद अगर किसी को शक संदेह अगर कोई है तो वो सारा मिट गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑफिसर्स वी प्रोड्यूस, और ये पूरे भारतीय समाज की ये जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण बनाए रखे और इतना प्रोत्साहन दे कि हम ऐसे बच्चे हम पैदा करते रहे, जो कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान इस तरीके से देते रहे। जी बिल्कुल। तो आइए अब आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देंगे, और आपका जयपुर डायलॉग्स में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।